हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू। और अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 to 6 नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। चलो विदाउट डिले अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं चैप्टर कहाँ से लिया गया है। फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ के लिया गया है। पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ के जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना, वहाँ से लिया गया है। और ये जो बुक है इसको एडिट किया था क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जी ने। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राइटर के बारे में तो सिर्फ तुम इतना जान लो, क्योंकि अब इतना ही आता है कि किसने लिखा है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। अब हम बात करते हैं पार्ट 1 की। बातें यहाँ पे 2 पार्ट में चैप्टर है। पहले पार्ट में बताया गया इंटरव्यू क्या है या इंटरव्यू के बारे में लोग क्या सोचते हैं। दूसरे पार्ट में आपको एक इंटरव्यू दिखाया गया है। ठीक है, अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जिसमें बताया जाएगा इंटरव्यू के बारे में और इंटरव्यू के बारे में लोगों के क्या क्या विचार हैं। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो, जब से इंटरव्यू, इट्स मतलब यहाँ पर कौन है? इंटरव्यू। जब से इंटरव्यू का इन्वेंशन हुआ है लगभग 130 साल पहले से, द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। तो इंटरव्यू जो है वो जर्नलिज्म में एक कॉमन सी चीज़ बन के रह गया है। जर्नलिस्ट जनरली लोगों के इंटरव्यूज़ लेने ही लगे। लगभग 130 साल से सिलसिला चल रहा है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट, लिटरेट नॉट इलिटरेट, ठीक है, आज के दौर में जो भी इंसान लिटरेट है, जो कि पढ़ा लिखा है, विल हैव रेड एन इंटरव्यू। उसने डेफिनेटली कोई ना कोई इंटरव्यू ज़रूर पढ़ा होगा एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में, राइट। न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, मैगजीन में पढ़ा हो, कहीं तो पढ़ा ही होगा पढ़े लिखे आदमी ने। इतना कॉमन इंटरव्यू हो चुका है। वाइल फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो सेवरल थाउजेंड जो सेलिब्रिटीज़ हैं हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। मतलब हज़ारों सेलिब्रिटीज़ ने ओवर द ईयर्स बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए होंगे। 1000 सेलिब्रिटीज़ ने इंटरव्यू दिए होंगे एंड सम ऑफ देम रिपीटेडली। और कुछ सेलिब्रिटीज़ तो ऐसी होंगी जिन्होंने बार बार इंटरव्यू दिए, ठीक है ना। कभी सचिन तेंदुलकर, कभी अमिताभ बच्चन, तो कितना बार लोगों ने इंटरव्यू दिए होंगे। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, तो ये बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है। हम कह सकते हैं हार्डली सरप्राइजिंग बात है कि सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं इंटरव्यू के मेथड्स के बारे में, इसकी मेरिट्स के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शन का मतलब काम, इंटरव्यू का क्या काम है। मेथड्स मतलब तरीके, मेरिट्स मतलब इंटरव्यू की क्या क्या खूबियाँ। ये वरी कंसिडरेबली, हर आदमी के अपने अलग विचार होंगे। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेजेंट क्लेम्स, कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी एक्स्ट्रावेजेंट क्लेम करते हैं, बहुत बड़ा चढ़ाकर अगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू जो है एज बीइंग इट इज़ इन द हाईएस्ट फॉर्म, कि अगर इंटरव्यू अपने हाईएस्ट फॉर्म में हो, बेहतरीन एक इंटरव्यू, तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, पहला पॉइंट याद करो कि कुछ लोग बोलते हैं इंटरव्यू क्या है, सोर्स ऑफ ट्रुथ है। अगर हम बात करते हैं दूसरा, इन इट्स प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू एक कला है। अगर आपको इंटरव्यू लेना बहुत अच्छे से आ गया तो मतलब आपके अंदर ये आर्ट आ गई, दूसरों के मन की बातें निकलवाना, दूसरों के मन से जो वो नहीं भी बताना चाहते उसको भी उगलवा लेना। दैट इज़ व्हाट इट इज़ एन इंटरव्यू। सो इंटरव्यू इज़ एन आर्ट। अदर यूजुअली जो सेलिब्रिटीज़ हैं हु सी देमसेल्फ एज इट विक्टिम्स, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, कुछ को तो अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ कहते हैं हम इसके शिकार हो गए हैं, हम इसके विक्टम्स हैं। मतलब उन्हें नहीं चाहिए कि लोग उनके बारे में, उनके अंदर, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो पूछें। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू, कुछ तो क्या करते हैं, डिस्पाइज मीन्स नफरत करते हैं इंटरव्यू से। और क्या बोलते हैं, इट इज़ एन अनवांटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, ये तो मतलब ज़बरदस्ती की दखलंदाजी है। अनवांटेड इंट्रूजन मतलब ज़बरदस्ती की दखलंदाजी है उनके जीवन में, इनटू देयर लाइव्स। और फील करते हैं दैट सम हाउ डिमिनिशेस देम, और ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू ने कमज़ोर बनाता है, डिमिनिश करता है। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, तो ये इंटरव्यू बिल्कुल ऐसा ही है जैसे प्राचीन कल्चर में क्या होता था। इट इज़ बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता था, इफ़ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, अगर कोई पेंटिंग में आपको बना रहा है तो वो क्या कर रहा है, समबडी, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। अगर कोई किसी का चित्र बना रहा है तो वो उसकी आत्मा चुरा रहा है। जब आपका चित्र बनाया जाता है तो आपकी आंखें को ध्यान से देखा जाता है और इंसान की आंखों में उसका सच झूठ, उसके अंदर क्या है, वो कैसा इंसान है, फेशियल एक्सप्रेशन, सब कुछ उतर आते हैं, सब कुछ पता चल जाता है। तो कहते हैं आपकी सोल चुरा रहा है, पहले ऐसा माना जाता था। अब वी एस नायपॉल, यहाँ से अगेन मार्क करो, वी एस नायपॉल फील करते हैं दैट सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज। वी एस नायपॉल तो कहते हैं, वी एस नायपॉल, ठीक है, वी एस नायपॉल क्या बोलते हैं कि कुछ लोग तो घायल हो जाते हैं इंटरव्यू से एंड लूज कर देते हैं पार्ट ऑफ देमसेल्फ, अपना एक पार्ट ही लूज कर देते हैं इंटरव्यू में। पहला पॉइंट हो क्या, दूसरा लुइस कैरल जो कि हमारे क्रिएटर हैं एलिस इन वंडरलैंड के, वो कहते हैं दैट, वो क्या चीज़ मानते हैं, सेड टू हैव हैड जस्ट अ हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। उनको तो बहुत भय था इंटरव्यूअर से, बिल्कुल नहीं देना चाहते थे इंटरव्यू। ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, उन्होंने कभी कंसेंट ही नहीं दी, सहमति ही नहीं दी, माने ही नहीं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है।
इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बींग लायनाइज्ड, और ये उनका डर था, हॉरर था उनके अंदर कि वो बहुत ज़्यादा ओवर फेमस ना हो जाए, लायनाइज्ड ना हो जाए, विच मेड हिम दस रिपेल, और इसी की वजह से वो दूर रहते थे, रिपेल करते थे, विरोध करते थे। वुड बी एक्वेंटेंसेस, जान पहचान वाले लोगों से नहीं मिलते थे, इंटरव्यूज नहीं देते थे, इंटरव्यूअर्स से नहीं मिलते थे, एंड परसिस्टेंटली जो लगातार जो अनुरोध करने वाले लोग हैं ऑटोग्राफ के लिए, उनसे भी वो लोग दूर रहते थे, पिटिशनर्स से दूर रहते थे। और वो कहते हैं ना, आ गए इंटरव्यू, मतलब जो आपका कहते हैं ऑटोग्राफ दे दो, ऐसे लोगों से भी वो दूर रहते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट करते हैं अपनी स्टोरीज ऑफ सक्सेस को। वो कहते हैं मेरी सक्सेस का कारण ही ये था कि साइलेंसिंग ऑल सच पीपल्स, मैं इस तरह के लोगों से हमेशा दूर रहता था, विच मच सेटिस्फेक्शन और अम्यूजमेंट से काम करता था। फिर पॉइंट आएगा रुडयार्ड किपलिंग का, थर्ड नंबर पे। रुडयार्ड किपलिंग जो थे एक्सप्रेस करते हैं एंड इवन मोर कंडेमेटरी एटीट्यूड। कंडेमेटरी एटीट्यूड का मतलब होता है निंदात्मक रवैया, आपको वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है, आप उसकी बुराई करते हो टुवर्ड द इंटरव्यूअर। वो इंटरव्यूअर के लिए बहुत ही निंदात्मक रवैया रखते थे, यानी नेगेटिव एटीट्यूड रखते थे, हम कह सकते हैं। एक बार क्या होता है, इनकी जो वाइफ है कैरोलिन, किसकी, रुडयार्ड किपलिंग की जो वाइफ है कैरोलिन, वो बताती हैं, हिज वाइफ कैरोलिन, वो लिखती हैं, कहना चाहिए, इन हर डायरी, अपनी डायरी में, फॉर 14 अक्टूबर 1892 को, दैट देयर डे वाज रैक्ड बाय 2 रिपोर्टर्स, कि उनका दिन जो है 2 रिपोर्टर्स के द्वारा बर्बाद हो गया था। कहाँ पर, बॉस्टन में। कैसे बर्बाद हुआ था, शी रिपोर्ट्स, वो लिखती हैं अपनी डायरी में कि हर हस्बैंड इज सिंग, कि उनके हस्बैंड कह रहे थे टू द रिपोर्टर्स से, क्या कह रहे थे, वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड। वो रिपोर्टर्स को बता रहे थे कि मैं इंटरव्यू देना क्यों रिफ्यूज कर देता हूँ, बिकॉज इट इज़ इमोरल। रुडयार्ड किपलिंग का मानना था कि इंटरव्यू इमोरल है, इट इज़ अ क्राइम, ये एक अपराध है, जस्ट एज मच एज अ क्राइम है एज एन ऑफेंस, जैसे इतना ही अपराध है अगेंस्ट माई पर्सन, जैसे आप मेरी आत्मा के प्रति कोई मतलब कर रहे हो, हमला कर रहे हो, एज एन असॉल्ट है, ये एक हमला है, एंड जस्ट एज मच एज मैरिट्स पनिशमेंट, और इसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए, सज़ा के आप हकदार हो अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो। इट इज़ कावर्डली, इट इज़ वेल, मतलब रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं ये एक कायरतापूर्ण काम है। ये वेल, वेल का मतलब हो गया एक तरीके से वाइल बोल सकते हैं इसको, वाइल है एक तरीके से नीच काम है, ये बहुत बुरा काम है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, और वो कहते थे, रुडयार्ड किपलिंग बोलते थे कि कोई भी रिस्पेक्टेबल आदमी जो है वो इंटरव्यू नहीं मांगेगा। येट रुडयार्ड हैड, इसके बावजूद भी उनके सारे पीछे वाले विचार थे, हैड हिमसेल्फ परपिट्रेटेड सच एन असॉल्ट, उन्होंने परपिट्रेटेड मतलब पाप किया, इस हमले को किसके ऊपर उन्होंने किया, मार्क ट्विन के ऊपर किया। मार्क ट्विन के ऊपर हमला किया मतलब क्या, बंदूक लेके थोड़ी ना पहुंचे थे, उनका इन्होंने इंटरव्यू लिया था, खुद तो इतनी बुराई कर रहे हैं इंटरव्यू की, ये असॉल्ट है, ये क्राइम है, या इमोरल है, लेकिन खुद ही इन्होंने मार्क ट्विन का इंटरव्यू किया। परपिट्रेटेड का मतलब होता है पाप करना, तो उन्होंने खुद ये पाप किया था बिफोर, ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले ही, ठीक है। एच.जी. वेल्स इन एन इंटरव्यू in 1894 referred to be the interviewing order. एच.जी. वेल्स ने एक इंटरव्यू में 1894 में, एच.जी. वेल्स ने एक इंटरव्यू में 1894 में रेफर किया इंटरव्यू को ऑर्डल, कहा कि इंटरव्यू जो है एक पीड़ा है, एक दुख है, बट वॉज अ फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यू, मतलब वो इंटरव्यू ही रहे, मतलब वो कह रहे हैं पीड़ा है, लेकिन फिर भी वो कई साल तक लगातार इंटरव्यू देते रहे, इंटरव्यू ही रहे, फ्रिक्वेंट ईयर्स तक, बहुत सारे साल। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टेलिन, उन्होंने खुद भी, ठीक है, लेटर बाद में क्या हुआ, 40 ईयर्स लेटर, 40 साल बाद ही फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टेलिन, उन्होंने जोसेफ स्टेलिन का खुद भी इंटरव्यू लिया था 40 साल बाद, ठीक है। वो कह रहे हैं पीड़ा है, लेकिन फिर भी उन्होंने जोसेफ स्टेलिन का इंटरव्यू लिया, और इसके पहले खुद भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए। सॉल बेलो जो है हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, जॉल बेलो ने कंसेंट, सहमति दे दी थी इंटरव्यू देने की ऑन सेवरल ओकेजन्स पर, नेवर द लेस, फिर भी बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, लेकिन सॉल बेलो क्या कहते थे, ऐसा है जैसे कोई आपका गला दबा रहा हो, है ना, गले की नस किसी ने आपकी दबा दी हो, थंब प्रिंट्स ऑन विंड पाइप हो। येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स, भाई इंटरव्यू के हम ये मान गए, इतने सारे लोगों ने इतनी बुराई बताई है कि इसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं ऑफ द इंटरव्यू, इट इज़ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा मीडियम है, एक सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का। आपको अपने पसंदीदा कलाकार, पसंदीदा प्लेयर्स वगैरह की लाइफ के बारे में इसी से तो पता चलता है, तो सर्विसेबल मीडियम ही हो गया ना। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम, इन दिनों किसी और टाइम के मुकाबले अवर मोस्ट विविड इंप्रेशन जो पड़ता है किस पर, अवर कंटेम्प्रेरीज पर, हमारे टाइम के लोगों के ऊपर, आर थ्रू, वो किससे पड़ता है, इंटरव्यूज से पड़ता है। लेट सपोज अगर आप कोई हीरो हैं, आपने इंटरव्यू दिया, तो आपके टाइम के जितने भी हीरोज़ हैं वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, वो आपके इंटरव्यू के थ्रू ही सोच पाएंगे। डैनिस ब्रेन या आपकी ऑडियंस क्या सोचेगी, ठीक है, आपके समकालीन लोग, आपके कंटेम्प्रेरी लोग आपके इंटरव्यू को देखकर ही आपको समझ पाएंगे।
डैनिस ब्रेन हैज़ रिटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन मोस्ट रीचेज अस थ्रू वन मैन। डैनिस ब्रेन ने लिखा कि ऑलमोस्ट हर चीज़ हम तक पहुंच जाती है एक आदमी की, मतलब कैसे पहुंच जाती है, थ्रू वन मैन। क्वेश्चन पूछता है एक आदमी दूसरे आदमी से, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो इंटरव्यूअर है, हम ये कह सकते हैं, वो पोजीशन रखता है अनप्रेसिडेंटेड पावर। डेनिस ब्रेन का मानना था जो इंटरव्यू ले रहा है ना, उस आदमी के पास एक बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड पावर है, अभूतपूर्व उसके पास शक्ति है और उसके पास इन्फ्लुएंस है। वो पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है पब्लिक पे। ये हो गया कि इंटरव्यू के बारे में लोग क्या क्या सोचते हैं। पॉइंट बना लेना, 8-10 जो भी पॉइंट बनेंगे तुम्हारे, और उन्हें अच्छे तरीके से याद करके जाना। इसमें लर्निंग बहुत थी। अब आगे आते हैं किस चीज़ के बारे में। सेकेंड पार्ट आता है एक इंटरव्यू का। मुकुंद पद्मनाभन है जो इंटरव्यू ले रहे हैं अम्बर्टो इको का, जो कि एक उपन्यासकार हैं, जो कि एक प्रोफेसर हैं उनका। अब यहाँ पर अम्बर्टो इको ने सबसे पहले एक बात कही थी, आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे। मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूँ जो केवल संडे को नॉवल लिखता है। अम्बर्टो इको के बारे में बता दूँ, ये एक ना प्रोफेसर हैं, अपने आप को प्रोफेसर ही समझते हैं, लेकिन जब इन पर खाली टाइम होता है संडे वगैरह को तो ये उपन्यास लिख देते थे। लेकिन इनके साथ बिल्कुल उल्टा होता है, इन्हें एज अ प्रोफेसर लोग इतना नहीं जानते जितना इन्होंने उपन्यास जो लिखा था उसकी वजह से लोग इन्हें जानते हैं। अब ये खुद भी चौंकते हैं अपनी सक्सेस का कारण इनको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये है द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू। अब यहाँ पर जो दिया गया है ये एक एक्सट्रैक्ट है एक इंटरव्यू का अम्बर्टो इको के। द इंटरव्यूअर कौन है? मुकुंद पद्मनाभन है जो इंटरव्यू ले रहे हैं फ्रॉम द हिंदू, और वो हिंदू अखबार से है। अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलेगना यूनिवर्सिटी से, जो कि इटली की है, वहाँ से हैं वो। एंड हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज अ स्कॉलर। और फॉर्मिडेबल रेपुटेशन का मतलब शानदार रेपुटेशन है उनकी, एक विद्वान के रूप में, एक स्कॉलर के रूप में। ऑफ हिज आइडियाज़, जो कि उनके आइडियाज़ हैं सेमियोटिक्स को लेकर, और जो स्टडी ऑफ साइन। देखो सेमियोटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ साइन। जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे भी बहुत सारे साइन लैंग्वेज देखते हो ना, तो उसके बारे में इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। तो इसकी वजह से इनकी जो फॉर्मिडेबल रेपुटेशन थी, बहुत शानदार रेपुटेशन थी यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्केना में। इतना समझ में आया। इसके अलावा इन्होंने और क्या काम किए? लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस की। जैसे कि आप एक कवि कुछ लिख के मर गए, अब वो उन्होंने क्या कहा उसको इंटरप्रिटेट करना, वो भी ये कर लेते थे। एंड मेडिवल एस्थेटिक्स, जो एक सब्जेक्ट समझ के रखना, मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, और फिर इन्होंने धीरे धीरे स्टोरीज, काल्पनिक कहानियाँ, फिक्शन लिखना शुरू किया। लिटरेरी न्यूज़पेपर आर्ट, लिटरेरी फिक्शन लिखा इन्होंने। एकेडमिक टेक्सेस, यानी जो आप किताबें वगैरह स्कूल में पढ़ते हो, जैसे यही ये किताब है स्कूल की, ऐसा भी इन्होंने लिखना शुरू किया। एसेज इन्होंने लिखे, चिल्ड्रन बच्चों की बुक्स लिखी, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखे, एंड हिज रिटन आउटपुट। अब जो भी इन्होंने लिखा वो आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज, आश्चर्यजनक रूप से इन्होंने बहुत कुछ लिख दिया, वाइड रेंज में लिख दिया, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कहानियाँ, फिक्शन हम बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें, ऐसे लिख दिया, एकेडमिक टेक्स्ट लिख दिए, तो ये सब चीज़ें ना बहुत कुछ लिखा था। इन 1980 की बात करें, ही एक्वायर्ड द इक्वलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम। अब 1980 तक आते आते उन्होंने एक बहुत इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम प्राप्त कर ली विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज़। ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, नेम ऑफ द रोज़। अब भैया ये उपन्यास इनका छपा, ये छा गए बस उसके बाद, और इसकी 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपियाँ बिक गई। अब यहाँ से इंटरव्यू शुरू होता है, इसके पीछे तुम्हारा पूरा पैराग्राफ याद करके जाना अगर आ जाए अम्बर्टो इको कौन थे, क्या थे। ठीक है, अब मुकुंद की बात करें, द इंग्लिश नॉवलिस्ट है एंड एकेडमिक। अच्छा, मुकुंद ये कहते हैं अपने इंटरव्यू की पहली लाइन में कि एक इंग्लिश नॉवलिस्ट है। ये किसको कह रहे हैं? अम्बर्टो को। क्या कह रहे हैं कि सर एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं डेविड लॉज, और उन्होंने एक बार रिमार्क किया था आपके बारे में, अम्बर्टो इको के बारे में, मतलब कि आई कैंट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। कि आपके बारे में लिखा कि उन्होंने, डेविड लॉज ने, कि मुझे नहीं समझ में आता एक आदमी अपने जीवन में इतने सारे काम कैसे कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ही कैसे कर सकता है। तो अम्बर्टो को कहते हैं मे बी आई गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स। अब अम्बर्टो को कहते हैं हो सकता है उनको लग रहा हो मैंने ऐसा एक्सप्रेशन दिया है कि मैं बहुत सारे अलग अलग काम करता हूँ, बट इन द एंड अगर मैं बात करूँ, आई एम कन्विंस्ड, मैं तो इस बात से कन्विंस करता हूँ, मुझे तो ये लगता है कि आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। मैं तो हमेशा सेम ही थिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ बहुत अलग अलग नहीं कर रहा हूँ। बट डेविड लॉज को लगता है कि मैं बहुत अलग अलग काम कर रहा हूँ, तो उनको लगता है, बट मैं ऐसे कन्विंस्ड हूँ कि मैं एक ही काम करता हूँ, लगभग सेम ही थिंग करता हूँ। मुकुंद कहते हैं विच इज़, क्या आप एक काम करते हो? तो अम्बर्टो को कहते हैं नाउ दिस इज़ मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। हाँ भाई, ये बात आपको एक्सप्लेन करना कि मैं क्या एक काम करता हूँ वो डिफिकल्ट है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट। तो कहते हैं मेरा कुछ दार्शनिक इंटरेस्ट है, फिलोसफी भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो कहते हैं मेरा एक फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क।
तो मैं इसको अपने एकेडमिक वर्क से और अपने नॉवेल्स से इसे परस्यू कर लेता हूँ, मतलब एक तरीके से अपने इंटरेस्ट को पूरा कर लेता हूँ। इस तरह की फिलोसफिकल चीज़ें लिख कर, चाहे वो फिलोसफिकल नॉवल लिख दूँ, चाहे बच्चों की कहानियाँ लिख दूँ, ठीक है। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन भी जो हैं आर अबाउट नॉन वायलेंस, उसके वो नॉन वायलेंस के ऊपर है, शांति के ऊपर है। यू सी, आपने देखा ही होगा, द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो सारा मेरा किताबें रहती हैं वो सब एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट के ऊपर ही हैं। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और पता है मेरा एक सीक्रेट भी है। डिड यू नो, क्या तुम्हें पता है व्हाट विल हैपन, क्या हो इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, अगर यूनिवर्स में सारी खाली जगहों को हटा दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, तो क्या होगा। एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, अगर हम एटम्स में से सारी जगहों को खाली कर दे तो क्या होगा, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो कहते हैं कि यूनिवर्स जो है वो मेरी मुट्ठी जितना बन जाएगा, अगर मैं सारी खाली जगहों को हटा दूँ इतना सा यूनिवर्स बन जाएगा, यानी कि वो काम का टाइम बोल रहे हैं, इतना सही रहता है। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन अवर लाइफ, वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी खाली जगहें होती हैं ना, आई कॉल दैम इंटरस्टिक्स, मैं उनको इंटरस्टिक्स बोलता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, देखो मान के चलते कि तुम मेरे घर आ रहे हो, यू आर इन एलिवेटर, इन एन एलिवेटर, आप लिफ्ट में हो, एंड वाइल यू आर कमिंग, अब जब आप ऊपर आ रहे हो तो आई एम राइटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, दिस इज़ एन इंटरस्टिक, मैं तो एक तरीके से अपने टाइम को फिल कर लिया मैंने, ये एम्प्टी स्पेस था, आई वर्क एन एम्प्टी स्पेसेस, जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है मैं उसमें काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर यू, योर एलिवेटर, आपका एलिवेटर ऊपर आ रहा है, उस समय मैं वेट कर रहा हूँ फर्स्ट टू थर्ड फ्लोर तक, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, तब तक मैंने एक आर्टिकल लिख दिया, और वो हंसने लगते हैं, मुकेत कहते हैं नो एवरी वन, नॉट एवरी वन कैन डू दैट, ऑफ कोर्स डेफिनेटली हर एक आदमी इतने बीच बीच के टाइम में कोई काम नहीं कर पाता है, तो हर एक आदमी तो नहीं कर सकता। मुकुंद कहते हैं योर नॉन फिक्शन राइटिंग, आपका जो ये नॉन फिक्शन राइटिंग है, योर स्कॉलरली वर्क हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। वही मुकुंद कहते हैं कि आपका जो नॉन फिक्शन का काम है ना, आपको जो स्कॉलरली वर्क है ना, इसके अंदर आपकी कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं, आपका प्लेफुल एटीट्यूड दिखाई देता है उसके अंदर, ठीक है, बहुत ही प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटीज़ मुझे इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। इट इज़ मार्क द डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, मतलब जैसे लोग रेगुलर एकेडमिक किताबें लिखते हैं थोड़ी बोरिंग सी होती हैं, ऐसा आपका नहीं है, ये एक डिपार्चर है। मतलब जैसे आप डिपार्चर मीन्स जैसे आप किसी चीज़ से बाहर निकलते हो, तो आप बहुत सारी बोरिंग किताबें पढ़ के जब इनकी पढ़ते हो तो इनका प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटी की वजह से ये एक तरीके का डिपार्चर है हमारे लिए, विच इज़ इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड है एंड ऑफन ड्राई और बोरिंग, मतलब जो बाकी लोग लिखते हैं वो ड्राई लिखते हैं, डीपर्सनलाइज्ड मतलब उसमें अपना पर्सनल टच नहीं डालते कुछ भी, और बहुत बोरिंग लिखते हैं। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, तो मुकुंद पूछते हैं अम्बर्टो इको से, क्या आपने जानबूझकर ही कॉन्शियसली अडॉप्ट किए ये इनफॉर्मल अप्रोच, और इट इज़ समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, या फिर ये आपके अंदर नेचुरली आई है। तो अम्बर्टो को कहते हैं व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डेजर्टेशन इन इटली, डेजर्टेशन होता है शोध प्रबंध एक तरीके से, एक बहुत मोटी सी किताब समझ लो, रिसर्च बुक। तो कहते हैं जब मैंने ना अपना पूरा ये रिसर्च वाला पूरा बुक जो है इटली में अपने टीचर को प्रेजेंट किया था, फर्स्ट डॉक्टोरल मैंने जब प्रेजेंट किया वन ऑफ माई प्रोफेसर को, तो उसने कहा स्कॉलर्स लर्न अ मोर लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, तो वो बोलते हैं प्रोफेसर ने कहा कि स्कॉलर जो हैं बहुत सारे सर्टेन सब्जेक्ट को लर्न करते हैं, देन दे मेक लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, फिर उसके बारे में बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाते हैं, अनुमान लगाते हैं, देन दे करेक्ट देम, तब फिर उसको वो करेक्ट करते हैं, एंड एट द एंड फिर वो दे पुट देयर कंक्लूजन, और अपनी बुक में वो कंक्लूजन लिख देते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन अम्बर्टो इको को उनके प्रोफेसर कहते हैं लेकिन तुमने इसके विरोध में क्या किया, टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, आपने तो अपने पूरे रिसर्च की स्टोरी बताई, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एरर्स, आपने जो भी चीज़ें ट्राई की, आपने जो भी गलतियाँ की, सब अम्बर्टो आपने अपनी इस बुक में दी हैं। ऑल द सेम टाइम ही रिकग्नाइज आई वॉज राइट, और उसी टाइम में मुझे ऐसा लगता है सर ने को लग रहा था कि मैं बिल्कुल सही हूँ, एंड वेंट टू पब्लिश माई डेजर्टेशन एज अ बुक, और उन्होंने इसको मेरे बुक को, मेरे शोध प्रबंध को छपने भेज दिया। यानी कि मैंने फॉर्मल अप्रोच ना रख के इनफॉर्मल अप्रोच रखी थी, मैंने अपनी किताब के अंदर अपने ट्रायल्स, अपने जो भी मेरे एरर्स हैं सब मैंने लिखे थे, और मेरे सर को बहुत पसंद आए थे, तब से मेरी अप्रोच यही वाली हो गई, ठीक है। एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22, अब 22 साल की उस उम्र में, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स, मैं समझ गया स्कॉलरली किताबों को, कि वी शुड बी रिटन द वे आई हैड डन, कि स्कॉलरली किताबें ऐसी लिखी जानी चाहिए जैसे मैंने लिखी थी। बाई टेलिंग द स्टोरी ऑफ रिसर्च, मतलब आपको अपने पूरे रिसर्च की स्टोरी भी अपनी बुक में बतानी चाहिए। दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एक्सपेक्ट, यही कारण है कि मेरे एसेज का पूरा कहानी कथात्मक पहलू होता है, कहानी की तरह मैं अपने एसेज लिखता हूँ, एंड दैट इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव, तो इसकी वजह से शायद मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था, नैरेटिव्स लिखना शुरू किया था सो लेट एट द एज ऑफ 50, मोर और लेस लगभग 50 साल की उम्र में।
आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट माई डियर फ्रेंड, एक मेरा दोस्त था रोनाल्ड बार्थर्स, वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता था, दैट ही वॉज एन एसेइस्ट, और वो एसेइस्ट था, ऐसे लिखता था, एंड नॉट अ नॉवलिस्ट। किस बात पर परेशान रहता था कि वह ऐसे ही लिखता है, एसेइस्ट है, नॉवलिस्ट नहीं है। यू वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग, वो क्रिएटिव राइटिंग करना चाहता था, वन डे के भी करूँगा कभी ना कभी, और अनदर, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू, लेकिन वो तो ऐसा करने से पहले ही मर गया। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझे इस तरह की फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं होती। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवल्स बाय एक्सीडेंट, मैंने तो बस ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया था। एक दिन की बात है, आई हैड नथिंग टू डू, वन डे, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, सो आई स्टार्टेड, तो मैंने लिखना शुरू किया। नॉवल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, नॉवल्स मेरी ना कहानी लिखने का जो टेस्ट है मेरा, उसको सेटिस्फाई करते हैं। मुकुंद कहता है, टॉकिंग अबाउट नॉवल्स, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन बी स्पेक्टिकुलरली फेमस, मतलब अगर नॉवेल्स की बात की जाए तो आपकी जो एकेडमिक वर्क है उसके मुकाबले आपका जो एक नॉवल पब्लिश हुआ था, द नेम ऑफ द रोजेस, उसने आपको बहुत फेमस कर दिया। यू हैव रिटन 5 नॉवल्स, आपने 5 नॉवल लिखे अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क ऑफ नॉन फिक्शन, और आपने मतलब बहुत सारा स्कॉलरली वर्क किया है, नॉन फिक्शन के बारे में काम किया है। एटलीस्ट आपने सर 20 काम तो करे होंगे ना ये वाले, मतलब 20 किताबें तो लिखी होंगी नॉन फिक्शन वगैरह पे मिला के। हम्बर्टो का कहते हैं 20 नहीं करे, 40 करे हैं। और नॉवल कितने लिखे थे उन्होंने? 5। फेमस किसने कर दिया? 5 ही नॉवल ने, ये बात चल रही है। बुकिन कहते हैं ओवर 40 अमंग दैम आ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमिनोटिक्स, तो कहते हैं सेमिनल का मतलब होता है लाभदायक, है ना, तो मैंने एक लाभदायक काम सेमिनोटिक्स पे भी किया हुआ है। सेमिनोटिक्स पे मतलब जो चिन्ह वाली वो होती है, उस पे भी मैंने बहुत कुछ कर रखा है। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको, बट अम्बर्टो इको के बारे में लोग यही कहते हैं दैट दे विल से ओ ही इज़ अ नॉवलिस्ट, तो वो मुझे क्या बोलते हैं? नॉवलिस्ट बोलते हैं लोग। अम्बर्टो इको को कैसे जानते हैं? बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से ओ ही इज़ अ नॉवलिस्ट, डज दैट बॉदर यू, तो आपको जब लोग नॉवलिस्ट बोलते हैं तो क्या ये चीज़ आपको परेशान करती है? अम्बर्टो इको कहते हैं येस, बिकॉज आई कंसीडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मैं तो अपने आप को एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर समझता हूँ। हु राइट नॉवल्स ऑन संडेज, जो कि संडे को नॉवल लिखता है। इट्स नॉट अ जोक भाई, आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज, मैं तो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज में जहाँ प्रोफेसर जाते हैं वहाँ जाता हूँ, नॉट इन द मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स, मैं पेन क्लब्स और राइटर्स की मीटिंग में नहीं जाता। आई आइडेंटिफाई, मैं अपने आप को पहचानता हूँ, माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, कि मैं प्रोफेसर हूँ, एकेडमिक कम्युनिटी का हूँ। बट ओके इफ़ दे मोस्ट, यानी कि मोस्ट पीपल जो हैं हैव रेड ओनली द नॉवल्स, अगर वो केवल नॉवल्स मेरे पढ़ते हैं तो वो हंसने लगते हैं और शख्स कंधे हिलाने लगते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ दैट बाय राइटिंग नॉवल्स, नॉवल लिखने से आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, मतलब 5 ही लिखे हैं ना उन्होंने, कितने मैं जानता हूँ नॉवल्स लिखने से मैं ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकता हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद द स्टफ ऑफ सेमियोटिक्स, अब सेमियोटिक्स के तो मुझे इतने रीडर मिलेंगे नहीं 1 मिलियन, ठीक है। मुकुंद कहते हैं विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सर यही वाली बात तो मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन तक ले जा रही है। द नेम ऑफ द रोज इज़ अ वेरी सीरियस नावल, आपने जो लिखा है द नेम ऑफ द रोज, ये तो बड़ा सीरियस नावल है। इट इज़ अ डिटेक्टिव यार्न, ये एक डिटेक्टिव कहानी, जासूसी कहानी है एट वन लेवल पर, बट ऑल्सो ये डेल्व यानी कि एक तरीके से जानकारी देता है इनटू मेटाफिजिक्स की भी जानकारी देता है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, मेटाफिजिक्स की जानकारी देता है, थियोलॉजी की जानकारी देता है और मेडिवल हिस्ट्री की भी जानकारी देता है। गेट इट इन्जॉयड अ ह्यूज मास, लेकिन फिर भी इन सब्जेक्ट्स पे भी लोग पढ़ रहे हैं, ह्यूज मास इसमें इंटरेस्ट लेती है, इन्जॉय करती है। और यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या आप इस बात से भी परेशान होते हैं? अम्बर्टो कहते हैं नो, जनरलिस्ट आर पजल, जनरलिस्ट परेशान होंगे, मैं तो पजल नहीं होता, मैं तो कुछ नहीं परेशान होता। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स जो है, एंड दिस इज बिकॉज समटाइम्स पब्लिशर परेशान होते होंगे, मैं नहीं होता, जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स परेशान होते होंगे इस बात से कि ये मेटाफिजिक्स इसमें है, थियोलॉजी इसमें है, मेडिवल हिस्ट्री इसमें है, फिर भी लोग इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत टफ टॉपिक्स होते हैं। एंड दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए है कि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स जो है वो बिलीव करते हैं दैट पीपल लाइक ट्रैश, लोगों को कचरा पढ़ना पसंद है, बहुत ईजी चीज़ें पसंद है, एंड पीपल डू नॉट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस लोगों को पसंद नहीं है। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल, चलो मान के रखते हैं हमारे प्लानट पे 6 बिलियन पीपल हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड हुई 10 से 15 मिलियन कॉपीज, सो इन अ वे आई रीच ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, ऐसा नहीं कि सभी लोगों ने मुझे पढ़ लिया, बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स भी हैं हु डू नॉट वॉन्ट ईजी एक्सपीरियंसेस, है ना। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि ऐसे रीडर्स भी हैं दुनिया में जिन्हें ईजी एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है पढ़ना पसंद हो, और एटलीस्ट डू नॉट ऑलवेज वांट दिस, और ऐसा तो है कम से कम इतना तो है कि हर वक्त ईजी चाहिए ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है आप किसी किसी टाइम डिफ़िकल्ट रीडिंग भी कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। आई माई सेल्फ अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, एट 9 PM आफ्टर डिनर मैं क्या करता हूँ, टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी एंड वांट टू सी ईदर मायमी वाइज देखता हूँ या फिर इमरजेंसी रूम देता हूँ, ऐसे प्रोग्राम जहाँ दिमाग लगाना पड़ता है। आई इन्जॉयड इट एंड आई नीड इट,
बट नॉट ऑल डे, मैं हर वक्त ऐसा नहीं कर सकता, तो लोग मेरे डिफिकल्ट रीडिंग को कभी कभार तो पढ़ते ही होंगे ना। मुकुंद कहते हैं कुड योर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट कि आपकी ये ह्यूज सक्सेस, इसके पीछे ये फैक्ट हो सकता है दैट डेल्ट विद द पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, की मेडिवल हिस्ट्री से रिलेट करते हैं वापस से। अम्बर्टो कहते हैं कि दैट इज़ पॉसिबल, हो सकता है, बट लेट मी टेल यू, मैं आपको बता दूँ अनदर स्टोरी भी, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज़ वाइज मैन, क्योंकि मैं हमेशा हर चीज़ चाइनीज़ वाइज मैन की स्टोरीज़ की तरह ही बताता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर ने कहा था कि शी लव्ड माई बुक, जब उन्होंने मेरी किताब देखी तो उन्हें मेरी किताब बड़ी पसंद आई। शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज़, लेकिन उन्होंने सोचा 3000 से ज़्यादा तो मतलब कॉपी नहीं बिक पाएंगी। वेयर नो बडी हैज़ द कैथेड्रल, कोई जहाँ पर सीन कैथेड्रल, जहाँ किसी ने गिरजाघर यानी चर्च नहीं देखा और स्टडी लेटर नहीं करी, वहाँ 3000 से ज़्यादा कॉपियाँ नहीं पकेंगी। सो आई वॉज गिवन इन एडवांस, 3000 कॉपी का एडवांस मुझे दिया गया, बट इन द एंड इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन बिक गए इन द US. A lot of books have been written about the medieval past far before mine. और मेरे बाद तो बहुत सारी मेडिवल की किताब, मेडिवल जो पास्ट है उसके बारे में लिखा गया, बहुत सारे लोगों ने लिखा। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द पास्ट फार बिफोर माइन, सॉरी, सक्सेस ऑफ माई बुक इज़ अ मिस्ट्री। भाई मेरी बुक की जो सक्सेस है वो तो एक रहस्य ही रहा। नो बडी कैन प्रेडिक्ट इट, कोई नहीं समझ सकता। आई थिंक इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर लिखता या लेटर लिखता तो शायद वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता। इट वुडेंट हैव बीन द सेम। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज़ अ मिस्ट्री, और वो क्यों इतना फेमस हो गया ये जस्ट एक मिस्ट्री है, मुझे भी नहीं पता। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।